आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से भारी तबाही। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली की बेमियादी लोड शेडिंग समेत मुख्तलिफ मसाइल को लेकर रावलाकोट के अवाम का एहतजाज। और गांदरबल में मानसबल वाटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल का एहतमाम। सैलाब और उससे पैदा हुई तबाही गिलगित बल्तिस्तान में एक तस्वीर के दो नाम बन चुके हैं। यूं तो यहां सैलाब हर साल किसी न किसी जिले में आता ही है, लेकिन उसकी वजह से हुई बर्बादी कई दिनों तक रहती है। जब सैलाब का खतरा टल जाता है तो अवाम राहत भरी सांस लेते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग दिखाई दे रहा है। सैलाब एक महीने के अंदर 2 बार आ चुका है। इस वक्त आधा दर्जन अजला इसकी चपेट में है। गिलगित, हुंजा, दरेल, तांगीर का पूरा इलाका पानी पानी हुआ पड़ा है। हर जगह पानी, कीचड़, लैंडस्लाइडिंग दिखाई पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। दरिया की बहती मौजें अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब नजर आती हैं। सैलाब की तबाही पर देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में हर साल सैलाब की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। गिलगित, हुंजा, द्यामर और स्कर्दू जिले तो इससे खासे मुतासिर होते हैं। रवा साल भी सैलाब इन जिलों में आ चुका है। मुख्तलिफ एरिया में बहुत से लोग दरिया में बह गए, जबकि बहुत से लोगों का कीमती सामान बारिश की भेंट चढ़ गया। इनमें बहुत से इलाके तो खासे दुश्वार गुजार हैं, इसलिए यहाँ सैलाब का कहर बहुत ज्यादा है। संधि के मुतादुद गिराने और तैयार फसलें और फलदार दरख्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, और वाटर 2 चैनल्स हमारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, और हमारे नलके का पानी डैमेज हुआ है, और काफ़ी गिराने भी जो है ना सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि गरीब जो है ना आवाम की जो हालात ज़ार को देखकर इस वक्त जो फसल पक के तैयार हुए थे मुकम्मल तौर पर तबाह, और संधि तकरीबन साहिबाबाद का एरिया मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है। हर साल इन इलाकों से दर्जनों मौत की खबर आती है, और इसके लिए हुकूमती महकमों की लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की आदत जिम्मेदार है। मौजूदा वक्त में भी कई इलाकों का राबिता दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट गया है। मकामी आवाम ही नहीं, बहुत से इलाकों में सयाह भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। रास्ते बंद हैं और भूखे प्यासे सयाहों को पता नहीं कि इन्हें कब खोला जाएगा। ऐसे में सयाहों की जिम्मेदार अहलकारों से झड़प भी हो रही है। इस दरमियान न सिर्फ हाईवे पर बल्कि तमाम दूसरे रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है, जिनमें हर मिनट इजाफा हो रहा है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से स्कर्दू रोड बंद है, और यहाँ पे असद नाले का सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है सियाह फंस चुके हैं और काफ़ी परेशान हाल है। मजिस्ट्रेट का कहना ये है कि यहाँ पे 1-2 जगह पे लैंडस्लाइडिंग को क्लियर कर चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से दोबारा जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, और इस वक्त मुकम्मल रास्ता बंद है। यहाँ पे सियाह बिल्कुल फंस चुके हैं, काफ़ी परेशान हाल है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का कहर जितना कुदरती है, उससे ज्यादा ये हुकूमत के काम करने के तरीके
सैलाब से निपटने की खोखली तैयारी और मैनेजमेंट में घोर लापरवाही का सबूत है। अगर एक्सपर्ट्स की राय पर नजर डालें तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के लिए कुदरत कम, लेकिन आवाम और हुकूमत की लापरवाही ज्यादा जिम्मेदार है। यहाँ हर साल लाखों दरख्त काटे जाते हैं, लेकिन उसकी जगह बहुत कम तादाद में नए दरख्त लगाए जाते हैं। जहाँ मकामी लोग अपनी जरूरत के लिए ईंधन के तौर पर लकड़ी काटते हैं, वहीं टिम्बर माफिया पूरी मंसूबाबंदी के साथ इस साजिश को अंजाम देता है। दरख्त न होने की वजह से सैलाब की तबाही ज्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है। दरिया रुका हुआ है और डैम बदस्तूर बढ़ रहा है, तो हम तो इधर आके हमारे जो गांव वाले लोग हैं वो दरिया के किनारे पुल के साथ खड़े हैं। हमारे हाथ से तो कुछ नहीं आता है। अभी हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जो आगे डैम रुकी हुई है, जो बांधा गया है, अल्लाह की तरफ से वो खुले और हम ये अजाब से अल्लाह ताला हमें निजात दे। हमने बहुत मुश्किलों से तकरीबन 20-30 साल मुसीबतों के बाद हमारी ये पुल बनी थी, तो इसको भी अभी खतरा लाहिक हुए हैं। बहुत से जगहों पर लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दरअसल लैंडस्लाइडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है और दरिया में पानी अचानक बढ़ भी सकता है, लेकिन ये लोग करें भी तो क्या? घरों में कोई कितने दिन तक कैद रह सकता है, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे, कमाएंगे नहीं, तो भूख से ही मर जाएंगे। इन हालात में बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो ज्यादा मुस्तैदी से कहीं भाग नहीं सकते, दरिया पार नहीं कर सकते। जिन्हें वक्त रहते डिजास्टर मैनेजमेंट वालों की मदद मिल जाती है, उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। सबसे पहले तो हुकूमत को ये करना होगा कि सैलाब को हर साल आने वाली आफत मानने का रवैया छोड़ना होगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के जर्रे जर्रे को कुदरत ने अपनी बेशकीमती खूबसूरती से नवाजा है, जिसका यहाँ साल के हर मौसम में दीदार करने के लिए सयाह कसीर तादाद में पहुंचते रहे हैं। अमूमन टूरिस्टों की पसंद मशहूर सयाहती मकामात की तरफ ज्यादा बनी रहती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देना तय किया गया है। इन मकामात में जिला गांदरबल का मानसबल इलाका भी शामिल है, जहां मानसबल वाटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जो लोगों को इस इलाके की कुदरती खूबसूरती, सकाफत और कई अहम बातों की जानकारी देने के लिहाज से काफी अहम रहा। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला गांदरबल का मानसबल इलाका। यहाँ हालिया रोज इंतजामिया और सियाहती महकमे की जानिब से टूरिज्म फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इसका मकसद कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मगर सयाहों के दरमियान थोड़ा कम मशहूर इस मकाम को सियाहती नक्शे पर अलग पहचान देना था, जिससे आने वाले वक्त में वादी में पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अहम तरीन सयाहती मकामात की तरह ही मानसबल लेक की भी शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर जो मैंने देखा है वो है एक ऊपर वाले की जिसे हम कह सकते हैं कि जो कृपा बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी है। एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो देखने को मिलती है। स्पेशली जब मानसबल की बात करते हैं, जो गांदरबल से काफी नजदीक पड़ता है, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो गांदरबल में है। मैं यहाँ काफी टाइम तक विजिट करती रहती हूँ, टूरिस्ट भी काफी आते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। सोनमर्ग के रास्ते में पड़ने वाले और श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग 43 किलोमीटर दूर मानसबल का नाम इस झील के नाम पर पड़ा। ये सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सबसे गहरी झीलों में से एक है। यहाँ का पानी साफ और शफाफ है और कमल के फूल बड़ी तादाद में इस झील की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। 3 गांव से घिरे इस इलाके की एक पहचान
برڈ واچنگ کے لیے آئیڈیل پلیس کے طور پر بھی ہے۔ حالانکہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود یہاں بڑی تعداد میں سیاح اس لیے نہیں آتے کیونکہ انہیں اس کے بارے میں جانکاری ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ٹورزم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ، اور پریکٹس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اور ایسے کشمیر جیسی جگہ میں کون آنا نہیں چاہے گا، تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگا، اور یہاں کی جو پریکٹس ہے، یہاں کا پانی ہے، بہت اچھا ہے۔ مانسبل واٹر ایڈونچر اسپورٹس کے لحاظ سے بھی ایک مثالی مقام ثابت ہو سکتا ہے۔ کینوئنگ اور کیاکنگ جیسے کھیل یہاں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے دوران بہت سے مشہور کھلاڑیوں کو یہاں مدعو کیا گیا جنہوں نے مختلف واٹر اسپورٹس میں شرکت کی۔ پہلی بار یہاں مختلف طرح کی بوٹس اتاری گئیں جنہیں دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ رہا۔ سیاحتی محکمے کے اہلکاروں نے بھی اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو یہاں آنے کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں امرناتھ یاترا بھی جاری ہے۔ ایسے میں بالٹل سولمرگ کے روٹ سے سری نگر آنے والے سیاح یہاں رک کر خوشنما وقت گزار سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا انہوں نے کیا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے ٹورسٹ کو کتنا ہمارا لیک خوبصورت ہے۔ یہ تھوڑی ڈل لیک نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک جھیل ہے جو مانسبل میں ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کتنا سی خوبصورت ہے، اس میں بھی شکارا ہے، اس میں بھی موٹر بوٹس ہے، اس میں بھی کیکنگ کینوئنگ بوٹ آج پہلی بار اترے اس لیک کے اندر۔ مانسبل فیسٹیول میں آئے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس طرح کے پروگرام سے نہ صرف سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا ملتا ہے بلکہ شعبہ سیاحت سے وابستہ افراد کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بس ضرورت ہے مستقبل میں اس طرح کے پروگراموں سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی، تاکہ دور افتادہ علاقوں میں بھی سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکے اور سیاحوں کی آمد میں اضافے سے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ مظفر آباد نیوز بلیٹن نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے حسن آباد کے مقامیوں نے کاراکورم شاہراہ پر احتجاج کیا کیونکہ لینڈ سلائیڈ کے باعث واٹر چینل رک گیا ہے۔ زراعت کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ پامی ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ یاسین ویلی میں آئے فلیش فلڈ کی وجہ سے تباہی آ گئی، لوگوں کے گھر، گاڑیاں اور کھڑی فصلیں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس سے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہو گئی۔ یانا میر نے ٹویٹ کیا ہے کہ راولا کوٹ کے سبھی پیٹرول پمپ بے میعادی وقت کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ بجلی کٹوتیوں، آٹے اور پینے کے پانی کی مسلسل قلت جھیلنے کے بعد معصوم لوگ اب ایندھن کی کمی سے دوچار ہیں۔ انفارمیشن اینڈ پی آر JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر میں لوگوں کو جن بھاگیداری امپاورمنٹ پورٹل کے ذریعے با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ اس کی مدد سے لوگوں کو تمام ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری ملے گی۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ارو ویلی ایک ایسی جگہ جہاں پرسکون ماحول کے ساتھ دلکش خوبصورتی موجود ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ کشمیر جہاں آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ ہیں اور جھیلوں سے جنت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کی جانب ایک اور اقدام۔ اس کے تحت مودی حکومت نام نہاد جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 میں ترمیم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ ہندوؤں کے لیے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں مزید 3 نشستیں مختص کی جا سکیں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ چہیتے یا یوں کہیں کہ منہ لگے چینل PTV کی ہمیشہ سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف بنائے رکھا جائے، پھر چاہے اس کے لیے پڑوسی ممالک خاص طور سے بھارت کے اندرونی معاملوں سے جڑی معلومات کو توڑ مروڑ کر سچ کو جھوٹ بنا کر
पेश ही क्यों न करना पड़े। ऐसा ही एक मामला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसे लोकसभा में पेश किया जाना है। लेकिन पीटीवी तो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात को भी अवाम दुश्मन करार देने में लगा हुआ है। दुनिया भर के तमाम ममालिक के लिए अच्छा वक्त या बुरा वक्त चलता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हमेशा एक ही वक्त चलता है और वो है अवामी एहतजाज का। फिर चाहे मामला बिजली की बेमियादी लोड शेडिंग का हो या फिर गंदुम के आटे पर सब्सिडी हटाने का। यहां अवाम को छोटी बड़ी सहूलियात से जानबूझकर महरूम रखा जाता है ताकि मकामी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए हुक्मरानों के आगे फरियाद करते रहें। हुक्मरानों की तरफ से मकामी लोगों को तो फंड्स की कमी का बहाना बनाकर बहलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब बात अपने ऐशो इशरत पर खर्च करने की आती है तो इसमें कोई कमी नहीं रखी जाती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की इन्हीं बेरुखी के चलते अवाम ने अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करने का बीड़ा उठा लिया है। इस सिमत में रावलाकोट में हुकूमत के खिलाफ अवाम के एहतजाज में अंजुमन ताजिरान सिविल सोसाइटी और तमाम ताजिर इदारों के मेंबरान ने अपना ताउन दिया। आज के जदीद तरीन दौर में बगैर बिजली बेशतर काम को पूरा करने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बिजली के साथ साथ उन तमाम सहूलियात से दरकिनार कर रखा है जो उसकी तर्ज़े जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत बिजली की सप्लाई से लेकर गंदुम पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौतियां कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नाराज मकामी लोग मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा ही एक एहतजाज रावलाकोट में भी हुआ। अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के ज़ेर इत्माम बिजली के बिल्लात के अंदर जालमाना जाबराना टैक्सीज के खिलाफ, बिला जवाज लोड शेडिंग के खिलाफ और आटे पे सब्सिडी की बहाली के लिए यहाँ इस रावलाकोट के अंदर आज 74 दिनों से एक एहतजाजी धरना जारी है और हम इस एहतजाजी धरने के अंदर ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा। ना सिर्फ यहाँ पे धरना है बल्कि हमारे पूरे इस खित्ते के अंदर मजीद एहतजाजी धरने भी इस हवाले से जारी और सारी हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना रहता है। लोग चारों तरफ से महंगाई की मार से दो चार हैं, फिर भी उन्हें परेशान करने के लिए बिजली कटौती के बावजूद महंगे महंगे बिल भेजे जा रहे हैं, जो कि इनके लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बाइस है। एक जानिब आम आवाम को दिन रात गर्मी में अपना वक्त बिताना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए न बिजली सप्लाई की कोई कमी है और न ही उन्हें इस बात की कोई चिंता है कि आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है। ऐसे में धरना देना ही वाहिद रास्ता रह जाता है और जिम्मेदार शहरी ऐसा ही कर रहे हैं। ये वो बुनियादी हुकूक हैं जो न सिर्फ हमें ये इस खित्ते का आइन देता है बल्कि इंटरनेशनल कवानीन के तहत भी हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि उसको रोज़गार मिले, उसको खुराक मिले, उसको राइश मिले, उसको सेहत मिले, उसको बिजली मिले। और ये हमारा इतना बदकिस्मत खित्ता है कि यहाँ से जो चीज़ें पैदा होती हैं वो भी हमें नहीं मिल रही, बल्कि उनसे कोसों हमें दूर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह तमाम बार एसोसिएशन और बिलखुसूस पुंछ डिवीजन और रावलाकोट बार एसोसिएशन एहतजाजी प्रोग्राम में भरपूर वकला की नुमाइंदगी के साथ हम एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और पूरे आज़ाद कश्मीर में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अव्वल दिन से ही ऐसे ही घटिया हथकंडों को इस्तेमाल किया है। मकामी अवाम के हक़ व हुकूक को सलब करने के लिए पाकिस्तान कभी तो उन्हें बुनियादी सहूलियात के लिए तरसाता है, तो कभी उनकी जद्दोजहद को मुतासिर करने के लिए डराने धमकाने
और जोर जबरदस्ती को अमल में लाता है। लेकिन इस बार लगता है कि पाकिस्तान की ये चाल नाकाम होने वाली है। मकामी अवाम ने हुकूमत से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। इसके लिए वो खुलेआम हुक्मरानों को तंबीह देते नजर आ रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो ये अपने एहतजाज में मजीद तेजी लाएंगे। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का इतना जालिमाना और जाबराना कब्जा है कि यहाँ हर मुतालबे के लिए, हर मामले के लिए लोगों को एहतजाज करना पड़ता है। आटे पर सब्सिडी जो हमारा बुनियादी हक है वो भी आज़ाद कश्मीर में कायम महकमा खुराक और मिल माफिया और इनके ठेकेदार मिलके जो सब्सिडी है वो खा जाते हैं और आवाम तक उसका कुछ नहीं पहुंचता। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हुकूक और सहूलियात जैसे लफ्ज कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इन्हें मिलते ही नहीं। अगर बैनर पर सरसरी निगाह भी डाल लें तो पता चल जाएगा कि ये कोई नाजायज और मुश्किल मांग नहीं कर रहे। अब तक के अपने तजुर्बों की बिना पर लोग ये बात जान चुके हैं कि इन्हें अपने छोटे बड़े मसले मसाइल का अजाला करवाने के लिए इसी तरह से एहतजाज करते रहना होगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसला बिजली का ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, इसलिए आवाम को धरने पर बैठना पड़ा। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जमहूरियत के इब्तिदाई सतह पर अवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई अहम तरीन कौमी मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिनके तहत मकामी अवाम को पक्के आशियानों का बंदोबस्त करवाने से लेकर बेहतर आमदो रफ्त के लिए पक्की सड़कें बनवाने तक के इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इलाकाई तरक्की को पूरा करवाने में पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों की तरफ से भरपूर ताउन दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक खवास से मिल रही है, जहां पर अवाम के लिए एक के बाद एक तामीर और तरक्की के कामों को पूरा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया कई अहम कौमी मंसूबों पर अमल पैरा है। इस सम्त में देही इलाकों में मुख्तलिफ सहूलियात को मुहैया कराने से लेकर कई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों की जानिब से भी भरपूर ताउन मिल रहा है। जिला राजौरी के दीगर इलाकों की तरह ही ख्वास तहसील में भी मुख्तलिफ तामीराती कामों से मकामी अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन कामों में जमहूरियत के इब्तिदाई सतह के नुमाइंदों की जानिब से पूरा ताउन दिया जा रहा है। अगर पिछड़े हुए ब्लॉक की बात करूं मैं तो जैसे पीछे की बात मैंने करी 2011 से लेकर 2014 और 2018 तक जो जैसे पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं ये अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और गर्व से बताना चाहता हूं कि हमारा काफी सारा जो ब्लॉक है ये आगे की ओर जा रहा है, डेवलपमेंट की ओर तरक्की कर रहा है। बहुत सारी हमारी दूर दराज की जो पंचायतें हैं अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राया की बात नहीं है। ख्वास के देही इलाकों में एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को अपने कच्चे घरों में मौसम की मार झेलनी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के घरों की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। PMAY के तहत तयशुदा खते इफलास के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वालों को पक्के आशियाने तैयार करने में मरहलावार माली इमदाद मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत आसपास के लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इलाके की तरक्की की तस्दीक करने वाली पक्की सड़कों की भी तामीर और तौसी की जा रही है। रोड की वजह से, हमारी पुल के वजह से जो हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका था इसमें बहुत मुश्किलातें आती थी। अब हमारे 4-5 पुल जो इसी रोड पे तहसील खवास डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जे रोड का काम चल रहा है,
اور اس ٹائم جو سہولت ہے بہت اچھے ہمارے پل کے کام ہے جو ابھی جاری ہے اور چل رہا ہے کام. اور ہمارا جو روڈ ہے اس میں بھی لک پڑ رہی ہے, اچھا روڈ بن رہا ہے سر. اسی جموں کشمیر انتظامیہ کی مثبت کارکردگی ہی کہیں گے کہ راجوری کے دیہی علاقوں میں بھی دیگر شہروں کی طرح ہی جگہ جگہ ترقی دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کی زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے. عوام کو درپیش مسائل کا ازالہ کرانے کی سمت میں پنچ سرپنچ اپنے اپنے وارڈز میں جا کر لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. اپنے علاقوں میں ہو رہی فلاح و بہبودی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے مقامی عوام کافی خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں, کوئی گھر نہیں کہ جو یہ بولے گا کہ مجھے کام نہیں ملا یا مجھے مکان نہیں ملا یا میری وارڈ میں یا میرے محلے میں کوئی کام نہیں ہوا. تو میں سب سے پہلے اپنے پردھان منتری جناب شری نریندر مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ PMAY کی جو اسکیم ہم غریب لوگوں کے لیے جاری کی تھی تو اس کے ذریعے سے ہمیں بہت فائدہ ملا. راجوری کے مختلف دیہی علاقوں میں ہو رہے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گڈ گورننس کو لے کر جموں کشمیر انتظامیہ کس قدر کوشاں ہے. ساتھ ہی پنچایتی راج نظام کے نمائندوں کی جانب سے ادا کیے جا رہے مثبت کردار سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو بھی مختلف شہروں کی طرح بنیادی سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.